हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। हम अपने चैप्टर 7 को कर रहे थे जो स्पेक्ट्रम के अंदर है। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। 1857 का रिवोल्ट, ये हमारा चैप्टर 7 का थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। ठीक है, 3 पार्ट में हमने इस चैप्टर को तोड़ा है और इसमें मैंने अपने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। बुक की चीज़ें, टॉपिक हमने वही लिए, बुक की बातें ही कवर की है, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, क्योंकि बुक के अंदर बहुत ज़्यादा होच पोच दे रखा है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों मेरे साथ साथ रीड कर रहे हो जो स्पेक्ट्रम की बुक आप लोगों के पास है, ताकि आप लोग इनको कनेक्ट कर सको और रेडीमेड पॉइंट्स आप लोगों को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे वीडियो से मिल जाएंगे। प्री भी क्लियर हो जाएगा अगर 1857 से क्वेश्चन आता है तो, और मेंस के क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकोगे। इसी तरीके से फोल्डर पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के क्या क्या वजह थी, पार्टिसिपेंट्स एंड नॉन पार्टिसिपेंट्स कौन थे, इसके सारे तरीके के हमने वजह देखी थी, यानी इनके कॉजेज देखे थे। फिर उसके बाद हमने इसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, उनको देखा। चेंजेस के बाद फेल क्यों हुआ ये रिवोल्ट, उसके कारण देखे। इसके इम्पैक्ट, मिलिट्री के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़े, सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़े, अलग अलग तरीके की पॉलिसी हम लोगों ने समझी। और अलग अलग तरीके से जो समाज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्ग बने हुए हैं, जैसे एजुकेटेड लोग थे, या मैं कहूँ पीजेंट्स थे, या लोकल रूलर्स थे, या जमींदार्स थे, इनकी तरफ ब्रिटिशर्स का क्या एटीट्यूड चेंज होता है 1857 के रिवोल्ट के बाद, ये सब चीज़ें हमने जानी। आज लास्ट सेशन में हम लोगों को क्या देखना है, ऐसे कौन कौन से रीजन्स थे जिसने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, प्रश्न बन सकता है कि किसने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को, वो जानेंगे। फिर किसने इसके बारे में क्या कहा है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अगर आपको 1857 के किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई भी शुरुआत करनी है, आप क्वेश्चन की सेंस समझे और यहाँ से उस महापुरुष का नाम देखेंगे और उसी की स्टेटमेंट से उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। अपना आज का लास्ट जो चैप्टर 7 का जो लास्ट पार्ट है उसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए, कौन कौन ऐसे लोग थे जिसने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। राजपूताना एरिया, क्योंकि राजपूत लोग नहीं चाहते थे कि मराठा पावर उभर के आए या मुगल पावर उभर के आए। इनको पता था जैसे ही अंग्रेज लोग यहाँ से चले जाएंगे तो मराठा और मुगल फिर से रिवाइव करेंगे। राजपूत लोग ये नहीं चाहते थे। राजस्थान का जो प्रिंसली रूलर है उसने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। कश्मीर, जहाँ पे कहीं ना कहीं पंजाब का एरिया लगता था, वहाँ पे गुलाब सिंह एक डोगरा डायनेस्टी चला रहे थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद, भोपाल, होलकर, इंदौर के होलकर, इन सब लोगों ने, और नेपाल, इन सब लोगों ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि इनके साथ ब्रिटिशर्स ने सब्सिडरी अलायंस जो सिस्टम था वो साइन किया हुआ था। अब सब्सिडरी अलायंस क्या था ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को मेरे प्रीवियस सेशंस में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, फिर से नहीं बताऊंगी। फिर हमने लास्ट सेशन में ये जाना था पंजाब ने ब्रिटिशर्स को क्यों सपोर्ट किया। इसकी एक वजह मैंने ये बताई थी, एक तो पंजाब नहीं चाहता था कि मुगल रूलर फिर से आए, ठीक है। दूसरा, पंजाब को ये लगता था कि ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं हमारी आगे हक में रहेंगे, तो ये नहीं चाहते थे कि मुगल्स लोग हमारे यहाँ से आए, ठीक है, मतलब मुगल्स लोग रिवाइव करें अंग्रेजों के जाने के बाद। इसलिए पंजाब इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये पंजाब ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहा है और बाकी जो लोग हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमने देखा ऐसे कौन कौन से क्षेत्र थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। अब देखते हैं किसने किसके बारे में क्या कहा। ये जितनी भी स्टेटमेंट्स मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, ये सभी स्टेटमेंट्स मेंस के अंदर यूं की यूं पूछी जा सकती है। जैसे आपको स्टेटमेंट दे देंगे और कहेंगे इसके ऊपर कमेंट करो, इसको इलाबोरेट करो, इसको एल्यूसिडेट करो, अलग अलग टैग्स डाल के आप लोगों से पूछ लेंगे, तो इनके मतलब हम समझ लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के रिवोल्ट के बारे में क्या कहा कि अगर सिंधिया ज्वाइन कर लेते इस म्यूटिनी को, अगर सिंधिया लोग, जो ग्वालियर के सिंधिया लोग हैं, अगर वो ज्वाइन कर लेते, आई शैल हैव टू पैक ऑफ टुमारो, हमको अभी पैक ऑफ करना पड़ता। यानी सिंधिया इतने पावरफुल थे। अगर कहीं पे क्वेश्चन बनता है मराठा की पावर को डिस्क्राइब करने के लिए, आप इस लाइन को यूज कर सकते हो कि लॉर्ड कैनिंग, एज पर लॉर्ड कैनिंग, इफ सिंधिया ज्वाइंस द 1857 रिवोल्ट, देन लॉर्ड कैनिंग कहता है कि आई शैल हैव टू पैक ऑफ टुमारो। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। दूसरा, लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा, इंडियन रूलर्स के बारे में कहा कि जो भी ये पूरा रिवोल्ट था,
इसके अंदर इंडियन रूलर्स ने, जो प्रिंसली रूलर्स थे, इंडियन चीफ थे, उन्होंने बैक वाटर की तरह काम किया और हमको एक ही वेव में बिल्कुल निपटा दिया। यानी कि उनको इंडियन रूलर्स की इंपॉर्टेंस पता लग रहा है। अगर कहीं पे इंडियन रूलर्स की इंपॉर्टेंस को लेके 19th सेंचुरी में इंडियन रूलर्स की क्या इंपॉर्टेंस थी, कुछ क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन की शुरुआत यहां से कर सकते हो, बहुत अच्छा इंपैक्ट डाला जाएगा। ठीक है, आगे नाना साहेब क्या कहते हैं, ब्लू कैप किल बिफोर दे फायर। इसका क्या मतलब हुआ? ये अंग्रेजों की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बताने के लिए सूटेबल लाइन है। ये क्या कहती है, नाना साहेब क्या कहते हैं कि अंग्रेजों के पास इतने मॉडर्न हथियार थे कि उनकी गोली चलने से पहले ही हम मर जाते थे। ब्लू कैप किल बिफोर दे फायर, हम पहले ही मर जाते थे, मतलब कि उनकी गोली की रेंज इतनी जबरदस्त थी। भारत के पास मॉडर्न हथियार नहीं थे, जो इंडियंस थे मॉडर्न हथियार नहीं थे, तो उनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करने के लिए आप इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो जो नाना साहेब ने यूज की है। सर सैयद अहमद खां क्या कहते हैं? अब जो स्टेटमेंट बता रही हूं वो आप सिग्निफिकेंस में भी यूज कर सकते हो। सर सैयद अहमद खां कहते हैं इट वाज ए सेपॉय म्यूटिनी। सैयद अहमद खां का ये कहना था ये सोल्जर्स की म्यूटिनी थी, ये सेपॉय की म्यूटिनी थी, जबकि हमने देखा इसके अंदर बहुत सारे सिविलियन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है दैट प्रूव दैट 1857 इज अ सेपॉय म्यूटिनी, आप कहीं ना कहीं इसको यूज कर सकते हो दैट अकॉर्डिंग टू सर सैयद अहमद खां इट वाज अ सेपॉय म्यूटिनी। मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय और जॉन सीले, ये लोग भी इसको एक सेपॉय म्यूटिनी यानी सोल्जर्स की ही म्यूटिनी मानते हैं। वीडी सावरकर क्या कहते हैं? उन्होंने बुक लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके अंदर पूरा 1857 का जिक्र है, और उनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि ये एक जस्ट सेपॉय म्यूटिनी नहीं थी, ये नेशनल और पॉलिटिकल रिवोल्ट था। ये बात वीडी सावरकर ने कही है। सुभाष चंद्र बोस का भी यही कहना था जो वीडी सावरकर ने कहा है। L.E. रईस ये क्या कहते हैं? इट वॉज अ वॉर ऑफ फैनेटिक रिलीजनिस्ट वर्सेस क्रिश्चियन। ये अपने अपने धर्म की लड़ाई थी क्रिश्चियन धर्म से लड़ने के लिए, मतलब इनके अकॉर्डिंग ये एक रिलीजनिस्ट वॉर था। टी.आर. होम्स क्या कहते हैं? इट वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। बार्बरिज्म ये इंडियंस के बारे में बोल रहे हैं और सिविलाइजेशन ये ब्रिटिशर्स को कह रहे हैं कि ये बार्बरिज्म यानी कि असभ्यता और सभ्यता के बीच की लड़ाई थी। ये टी.आर. होम्स का कहना है। जेम्स आउटरैम क्या कहते हैं? दैट इट वाज अ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, कि हिंदुओं और मुस्लिम ने मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र रचा था 1857 के रिवोल्ट का। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन बन जाए जहां पे हिंदू मुस्लिम की एकता दिखानी हो 1857 में, दैट हिंदू मुस्लिम वर यूनाइटेड, और ये बात बिल्कुल सही है, हिंदू मुस्लिम 1857 तक यूनाइटेड ही थे, और इस हिंदू मुस्लिम यूनिटी से ब्रिटिशर्स लोग परेशान थे। आप देखोगे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही थी वो हिंदुओं को भी हो रही थी, मुस्लिम को भी हो रही थी। जैसे हमने काउ फैट या पिग फैट वाला पढ़ा था, काउस हिंदू के लिए पवित्र थी और पिग मुस्लिम के लिए पवित्र थे, यानी दोनों की ही भावनाएं आहत हो रही थी। और यहाँ पे आप देखोगे 1857 के रिवोल्ट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी आपको बहुत देखने को मिलती है। तो जेम्स आउटरैम का ये कहना है इट वाज अ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, यानी हिंदू और मुसलमान लोग कॉन्स्पायर कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। बेंजामिन डिज़रायली क्या कहते हैं? दैट इट वाज अ नेशनल राइजिंग, ये राष्ट्रीय जागरण था, मतलब पूरा राष्ट्र इसके अंदर जुट गया है, मतलब वो लोग जग चुके हैं अपने अधिकारों के लिए। एसन सेन क्या कहते हैं? दैट इट वाज स्टार्टेड एज अ फाइट फॉर रिलीजन, इसकी शुरुआत तो धर्म को बचाने के लिए हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये अंत होता है इसका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, धीरे धीरे ये इतना ज्यादा उग्र हो जाता है कि ये स्वतंत्रता की लड़ाई बन जाता है। ये बात एसन सेन ने कही। मार्क्सिस्ट स्कूल यानी कार्ल मार्क्स आपको पता है, कार्ल मार्क्स पूरी सोसाइटी को एक ही नजरिए से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सोसाइटी के अंदर दो ही लोग हैं, हैव और हैव नॉट। हैव और हैव नॉट। हैव कौन? जो कैपिटलिस्ट लोग हैं जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारी सुविधाएं हैं, और हैव नॉट कौन? जो लेबर क्लास है, उसको ये हैव नॉट कहते हैं। ये कहते हैं सोसाइटी में जाति पाति धर्म कुछ नहीं होता, सिर्फ दो ही कैटेगरी है, हैव और हैव नॉट। इसी के अकॉर्डिंग मार्क्सिस्ट स्कूल ने क्या कहा? दैट ये कोई पॉलिटिकल या कोई नेशनल लड़ाई नहीं थी, ये सोल्जर पीजेंट्स एक डेमोक्रेटिक रिवोल्ट था। किसके खिलाफ? फ्यूडल बॉन्डेज यानी अपने मालिक के खिलाफ। जो कर्मचारी लोग हैं, जो लेबर क्लास है, लाइक सोल्जर्स पीजेंट्स, उनकी लड़ाई थी ये फ्यूडल बॉन्डेज यानी अपने अपने मालिक के खिलाफ ये एक लड़ाई थी। ये कौन कहता है? मार्क्सिस्ट स्कूल कहता है। ताराचंद का क्या कहना था?
That revolt of 1857 was the last attempt to effect order to recover its departed glory. भारत की ग्लोरी को वापस लेने के लिए 1857 एक लास्ट अटेम्प्ट था, ये बात ताराचंद कहते हैं। एसबी चौधरी का क्या कहना था? ये एंटी फॉरेन कंबाइन था। एंटी फॉरेन कंबाइन का मतलब क्या है? जो भी लोग विदेशों की ताकत के खिलाफ खड़े थे उन सब लोगों का कॉम्बिनेशन था ये। इसके अंदर सभी क्लास के लोग एकजुट हुए हैं और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सच अ पैरेलल कॉन्टिन्यूअसली फॉर एन ईयर, मतलब कि ऐसा कोई दूसरा युद्ध ढूंढना इतने बड़े स्केल पे बहुत मुश्किल है जो लगातार एक साल तक कंटिन्यू चलता रहा। आप देखोगे 1857 मई में ये स्टार्ट हो रहा है और लगभग 1858 तक ये एंड होता है कंप्लीट तरीके से, ठीक है। आरसी मजूमदार का क्या कहना है? नो एविडेंस टू सपोर्ट द पैट्रियोटिक मूव। आरसी मजूमदार ये कहते हैं कि इस क्रांति के अंदर, इस रिवोल्ट के अंदर कोई भी ऐसी एविडेंस नहीं मिलता है, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है जहां पे आपको कहीं राष्ट्रीयता यानी पैट्रियोटिक भावना दिखे। ये ना तो कोई पहला वॉर था, ना ही ये राष्ट्रीय था और ना ही ये इंडिपेंडेंस के लिए खेला गया था। यानी आरसी मजूमदार का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है। ये कहते हैं कोई राष्ट्रीयता की भावना थी ही नहीं, सब अपनी अपनी वजह से लड़ रहे थे। अब मान लीजिए आपके लिए प्रश्न बन जाए, मेंस में बन जाए, क्वेश्चन बन जाए, दैट रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप इसके अंदर आपको कमेंट करना आ जाए, आप इसमें क्या लिखोगे। आपको पता होना चाहिए ये बात आरसी मजूमदार ने कही है, जो हम कंक्लूजन में यूज भी करेंगे। आपको यहाँ पे बताना होगा कि कौन कौन सी ऐसी बातें आपको 1857 में लगी जहां पे आपको ये लग रहा है कि ये पहली नहीं थी। तीन क्वेश्चन बन गए इसमें। नाइदर फर्स्ट मतलब कि ये पहली नहीं थी। आप बताओगे इससे पहले बहुत सारे रिवोल्ट हुए, जैसे कूका रिवोल्ट देखा हमने, कोल म्यूटिनी देखी हमने, बहुत सारे रिवोल्ट्स देखे हमने। जो रिवोल्ट्स देखे उन सबको मेंशन करोगे। नाइदर फर्स्ट ऐसे टैकल होगा। फिर हम नॉर नेशनल पे चलेंगे, यानी कि ये नेशनल क्यों नहीं है? क्योंकि सब अपने अपने रीजंस के लिए लड़ रहे थे। पहली चीज, कोई फीलिंग ऑफ वननेस नहीं थी। दूसरी चीज, तीसरा, राष्ट्र की भावना थी ही नहीं किसी में, किसी को पता ही नहीं था हम इंडियन है या नहीं है, सब अपने अपने साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे। चौथी चीज, ये नेशनल क्यों नहीं है? क्योंकि पूरे भारत के अंदर नहीं फैली थी। अब आप चलोगे नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर इसको इलैबोरेट करना आ गया तो आप इसमें क्या कहोगे? वो लोग इंडिपेंडेंस के लिए नहीं कह रहे थे। जितने भी लोग यहाँ पे थे वो क्या कह रहे थे कि आपने हमारे राजा को हटा दिया है, आपने हमारे राजा को पेंशनर बना दिया है, इसके लिए प्रजा आहत है, इसके लिए प्रजा को दुख हो रहा है, वो उनकी फीलिंग्स को नुकसान पहुंच रहा है। वो यूं कह रहे थे कि आप यहाँ से हटो और हमारे राजा को बैठा दो इसी कुर्सी पे। समझ रहे हो बात को? वो यूं नहीं कह रहे हमको आजाद कर दो, वो कह रहे हैं हमको पुराने जमाने में ले जाने दो, हमको हमारे राजा के अंडर ही रहने दो। उन्होंने स्वतंत्रता की बात कहीं नहीं की कि हमको आजाद रहना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को टैकल करोगे, ठीक है। ये जितनी भी स्टेटमेंट मैंने आपको बताई है और इससे पहले जितना भी फोल्डर पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, आपको रिलेट करने हैं कि कौन सा मटेरियल आप कौन सी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए यूज कर सकते हो। ये आरसी मजूमदार ने बातें की। हमने देखा कि किसने क्या क्या बातें 1857 के रिवोल्ट के लिए कही है। नाउ लेट अस मूव टू इट्स सिग्निफिकेंस। अगर आपको 1857 का सिग्निफिकेंस पूछ लिया जाए, सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब इससे क्या क्या प्रभाव पड़े, या ये ना होता तो क्या होता, ठीक है। जैसे किसी भी चीज की सिग्निफिकेंस पूछ ले तो आपको ये सोचना है ये ना होता तो क्या होता, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस इसका क्या था? दिस वाज सक्सेसफुल एफर्ट टू सेव द लोकल लीडरशिप। इससे आप देखो लोकल जितने चीफ थे उनकी लीडरशिप के जो एफर्ट्स, उनकी लीडरशिप जो थी वो सेव हुई। आप देखोगे इसके बाद ब्रिटिशर्स को भी क्या पता लगा कि लोकल रूलर कितने इंपॉर्टेंट है, और अगर हमने लोकल रूलर को नाराज कर दिया तो इनकी प्रजा अपने आप नाराज हो जाएगी और हमारे खिलाफ विद्रोह हो सकता है। तो हमको लोकल रूलर को अपने पक्ष में लेना अनिवार्य है, और इसलिए इन्होंने जो वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी वो भी अपनी वापस कर ली थी कि कोई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आप पे लागू नहीं किया जा रहा। पहला पॉइंट ये सिग्निफिकेंस थी। दूसरा, इट वाज अ फर्स्ट पॉपुलर एफर्ट ऑफ इंडियन टू गेट रिड ऑफ फॉरेन रूल। आप कह सकते हो ये पहला ऐसा प्रयास भारतीयों के द्वारा किया जा रहा था जिससे फॉरेन रूल के अगेंस्ट हम खड़े हुए, फॉरेन रूल से हम आजादी ले सकते थे। तीसरा, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट का कोई हिस्सा नहीं था, फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेशनल लेवल पे फैली नहीं थी। आपने देखा
सिर्फ नॉर्थ इंडिया के अंदर ही ये कंप्राइज थी, पूरे भारत में नहीं फैली थी। इससे और क्या प्रूव होता है, इस युद्ध से और क्या प्रूव होता है, दैट ब्रिटिशर्स आर नॉट इनविंसिबल, यानी कि ब्रिटिशर्स ऐसी कोई तोप नहीं है कि आप इसको हरा ही नहीं सकते। आप अगर एकजुट हो जाए तो ब्रिटिशर्स को भी हिलाया जा सकता है, भारत से भगाया जा सकता है। ब्रिटिशर्स आर नॉट इनविंसिबल। दूसरा, इट लेड डाउन द स्ट्रॉन्ग बेस फॉर इंडियन नेशनल स्ट्रगल। इसने क्या किया, इसने भारतीय स्ट्रगल के लिए, जो हमने संघर्ष किया अपने राष्ट्र के लिए, उसका बेस तैयार कर दिया था। यानी लोगों में एक आत्मविश्वास भर दिया था कि अगर हम सब लोग एकजुट हो जाए तो ब्रिटिशर्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तीसरा, इट इंस्पायर्ड द नेशनलिस्ट स्ट्रगल। जितने भी राष्ट्रीय लोग स्ट्रगल के अंदर हिस्सा लेना चाहते थे, जो ब्रिटिशर से परेशान थे, उनको इंस्पिरेशन मिली कि हम भी चाहे तो कुछ कर सकते हैं। ये पूरा चैप्टर आपका 1857 से संबंधित था। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और जितने भी एस्पिरेंट नए मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, उम्मीद करती हूँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर देना। एंड यूपीएससी विद पायल गुप्ता, ये मेरा टेलीग्राम पे पेज है। यूपीएससी विद पायल गुप्ता टेलीग्राम पे चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, पहला। दूसरा, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। स्पेक्ट्रम हमारी चलती रहेगी, ठीक है। और एग्रीकल्चर जो टॉपिक है आपका इकोनॉमी में, क्योंकि हमने कभी कवर नहीं किया, जब मैंने आपको श्रीराम आईएएस करवाई थी कंप्लीट बुक, तब भी मैंने वहाँ से एग्रीकल्चर स्किप कर दिया था, क्योंकि उन नोट्स में एग्रीकल्चर अच्छा नहीं दिया हुआ था, मैंने स्किप करवा दिया था। बाकी पूरी बुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। एग्रीकल्चर टॉपिक जो GS 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करूंगी, और जितने भी अभी बिल पास हुए हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। हो सकता है रेगुलर क्लासेस ना आए, लेकिन ये एग्रीकल्चर को हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। होपफुली मंडे से या ट्यूसडे से इसको शुरू कर देंगे, और थोड़ा थोड़ा, और लाइव क्लास लूंगी मैं, ठीक है, लाइव क्लास लूंगी मैं, रिकॉर्डेड नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उसके डाउट्स साथ साथ क्लियर करने जरूरी है, तो इसलिए मैं लाइव सेशन आप लोगों के साथ कंडक्ट करूंगी एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।